स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने वेक्टर के बारे में देखा था और हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर तक देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर में एडिशन कैसे करते हैं या समेशन ऑफ वेक्टर या रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एडिशन हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल जो होगा उसको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन बोलेंगे, सेकंड रूल जो होगा पैरेललोग्राम रूल होता है और थर्ड जो होगा वो पॉलीगन रूल ऑफ एडिशन होता है। तीनों को वन बाई वन करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन पे। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या होता है स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट बोलता है कि अगर सपोज मान लो कि कोई भी ट्रायंगल का दो साइड किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेम ऑर्डर ऑफ सेंस, ओके, इन सेम डायरेक्शन ऑफ सेंस, तो उस केस में क्या होता है, उस ट्रायंगल का थर्ड साइड जो होगा वो उस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसके लिए लिख रखा है, जैसे व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन द थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए वेक्टर बी इस ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो सी वेक्टर होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। इसको कैसे लिखते हैं, तो सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अब हमने देखा कि अगर कोई भी दो वेक्टर ए और बी है तो उसके बीच में क्या होगा, कुछ एंगल भी होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, तो हमने देखा था दो वेक्टर के बीच का एंगल जो डिफाइंड होता है वो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होने पे होता है। मतलब अगर दोनों का टेल अगर सेम पॉइंट पे हो तो उस दोनों के बीच में एंगल डिफाइन किया जा सकता है, या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पे हो तो उस के बीच में एंगल डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा एंगल डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में यहाँ पे देखो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये वाला जो एंगल होगा ना वो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल एंगल होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल हमको ढूंढना होता है। तो हमने ये भी देखा है कि वेक्टर को पैरेलल ट्रांजेक्ट करने पे उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पे वेक्टर ए को तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, यानी ये भी मेरा क्या हो गया, मेरा ए वेक्टर ही है। तो अब तुम देखो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा एंगल है जो कि ये पॉसिबल एंगल है। ओके, जब ऐसे होगा तो अब हमको क्या करना है, तो सी जो आएगा मेरा एक वेक्टर आएगा जो दो वेक्टर का एडिशन होता है या फिर रिजल्टेंट होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब क्योंकि सी भी एक वेक्टर है तो इसके पास भी अपना एक मैग्नीट्यूड होगा और अपना एक डायरेक्शन होगा। तो मान लो कि ये इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका अपना एक डायरेक्शन होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे ये हमको देखना है अभी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इसमें ज्योमेट्री से आगे बढ़ते हैं। तो अगर ज्योमेट्री में देखेंगे तो ये मेरा जो एंगल होगा इस ट्रायंगल का ये पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल मेरा थीटा है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, कॉस का फॉर्म लगाना है। तो हमको पता होता है कि कॉस का फॉर्म कैसे लगता है ट्रायंगल में। तो दो साइड पता है, दो साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ ए है, इस साइड का लेंथ बी है और ये वाला एंगल मेरा गिवन है पाई माइनस थीटा। तो हमको ये साइड का लेंथ का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो कॉस पाई माइनस थीटा, तो फार्मूला जो होता है वो जो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है या फिर जो एंगल कंटेन कर रहा है उसका जो एडजेसेंट साइड होता है तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर माइनस इसका अपोजिट साइड, तो ये एंगल का अपोजिट साइड सी है तो इसका सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इसका फार्मूला तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी बता रखा है, वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसको हमने क्या किया, इसको लिख दिया। तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ट्रांजेक्शन में हमने देखा था बेसिक मैथमेटिक्स में। इसको जब हम इसको अरेंज करेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2ab और सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, यानी सी का वैल्यू जो निकल के आया वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो ये सी क्या है, तो सी मैग्नीट्यूड है। हमने बताया था कि अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, अगर सपोज मान लो कि सी कोई वेक्टर है तो इसको मैग्नीट्यूड में या तो मोड लगा के लिखते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट सी से लिख सकते हैं। तो ये सी क्या हो गया, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो गया इधर। तो सी का मैग्नीट्यूड निकल गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से हम लोग निकाल सकते हैं का स्क्वायर रूट। ओके, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है स्टूडेंट, डायरेक्शन के लिए हमको साइन रूल लगाना है। तो ट्रायंगल में साइन रूल क्या होता है, तो साइन ऑफ अल्फ़ा यानी साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, तो इसका जो अपोजिट साइड होता है वो तो साइन अल्फ़ा बाई बी हो गया और साइन बीटा इसका अपोजिट साइड ए है। तो ये अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बीटा को क्या कर सकते हैं हम लोग अल्फ़ा के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पता है कि यहाँ पे ये थीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस अल्फ़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली हमको कोई एक एंगल निकालना है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है,
तो बीटा की जगह पे क्या करेंगे, तो थीटा माइनस अल्फा रख देंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया। तो जैसे ही इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये साइन अल्फा ये वाला यहाँ पे रख दिया। अब साइन थीटा माइनस अल्फा का एक्सपेंशन कितना होता है, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। तो वही हमने लिख दिया। अब बी से क्योंकि कोएफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बी कॉस थीटा माइनस इंटू साइन अल्फा। ओके, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो इस वाले टर्म को, क्योंकि ये साइन अल्फा है ये भी साइन अल्फा है, तो इसको इक्वालिटी के इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। और ये वाला टर्म को क्या करेंगे, ये वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे। तो बी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये कॉस अल्फा ये साइन अल्फा है। तो कॉस अल्फा को अब इधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवीजन में हो जाएगा, इधर से ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो ये डिवीजन में होगा। यानी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा हो जाएगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो साइन बाई कॉस कितना होता है, टेन होता है। तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये मेरा जो है वो मेरा एंगल है किसका, तो अल्फ़ा किससे लिया था, तो ये वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में। तो ये जो एंगल आया है वो इस रिजल्टेंट वेक्टर का आया है। और कौन से वेक्टर से आया है, तो वेक्टर सी से आया है। ओके, सॉरी, ये कौन से आया है, तो वेक्टर ए से आया है। तो किसका, तो वेक्टर सी का एंगल आया है वेक्टर ए से। तो अब इसको याद करने का तरीका देखो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो आया हुआ है अगर वेक्टर ए से एंगल ले रहे हैं, तो देखो जो ए जो है ए का मैग्नीट्यूड वो सिर्फ डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिस भी वेक्टर से हमको निकालना पड़ेगा ना एंगल, तो क्या करेगा, उस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करके उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे और डिनोमिनेटर में डाल देंगे। जैसे देखो यहाँ पे, तो जैसे ए से एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, तो ए को अलग किया और नीचे रख दिया और क्या करेंगे, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा और ए को ऐड कर दिया। तो इसको अगर ऐसे रीड करेंगे तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज मान लो कि अगर बीटा से लेना है, तो बीटा से लेना है तो बीटा किससे एंगल ले रहा है, तो एंगल वेक्टर बी से। तो वेक्टर बी को फ्री करेंगे और नीचे रख देंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, ए साइन थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर टेन है तो इधर भी हमको टेन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसे ही टेन बीटा कितना हो जाएगा, तो ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए, तो मान लो कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में बनाते हैं कि एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, और कोई दूसरा फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। तो बताने कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखिए दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हमको इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता होता है कि क्या होता है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √100 f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। f1 f2 इसलिए क्योंकि ए की जगह पे f1 है और ए की जगह पे f2 है। ठीक है, बी की जगह पे। तो यहाँ पे वही है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दिया। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 इंटू 200 इंटू कॉस 60 जो होता है वैल्यू वो 1/2 होगा। तो 1/2 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा तो बचेगा √100 300। तो √100 300 का मतलब हुआ 10√3। यानी दो फोर्स लगा, तो वेक्टर के यूज़ करके हम लोग बता दिए कि इस नेट पार्टिकल, ये जो पार्टिकल पर नेट फोर्स लगेगा वो एक्चुअली 10√3 लगेगा। ओके, तो नेट फोर्स लगेगा, मान लो कि नेट फोर्स कहीं बीच में ही ऐसा लगेगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये क्या पर्टिकुलरली पूरा बीच में है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा एंगल बाइसेक्टर पे ही लगेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। खैर हम इधर से निकाल भी सकते हैं। तो देखिए अब tan अल्फ़ा क्या होगा, तो tan अल्फ़ा देखो किससे है, तो एक ये 10 वाले से है, तो ये 10 वाले को नीचे रखेंगे। खैर इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों 10 ही हैं। तो इस 10 वाले को नीचे कर दिया बाई 10 sin 60 बाई प्लस 10 cos 60। तब इसको जब निकालेंगे तो ये मेरा आएगा कितना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/√3 आएगा। तो 1/√3 का मतलब 30 डिग्री। तो ये देखो बीचों बीच आ गया, तो ये 60 है तो इससे 30 डिग्री पे यानी एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली कैसा निकला। तो कोई भी पार्टिकल पे अगर दो फोर्स या कोई भी दो वेक्टर किसी भी दो वेक्टर किसी भी पैरामीटर को या वेक्टर पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा तो हम लोग इसका नेट इफेक्टिव पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। ठीक है,
तो अगर दो वेक्टर है तो अभी दो वेक्टर का हमने एडिशन देखा, अब हम लोग देखेंगे दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो मान लो कि दो वेक्टर है और थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना है, और हमको बताना है कि ए और बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना होगा। और यहाँ पे सी जो है वो वाला सी से अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे सी को क्या लिखा गया है, तो ए माइनस बी। तो अब तुम देखो कि ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। मतलब दो वेक्टर तो पहले हमको चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर, और फिर बी वेक्टर को उल्टा कर देंगे तो मेरा रिजल्टेंट आसानी से क्या हो जाएगा, तो निकल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, तो मान लो कि ये मेरा वेक्टर ए हो गया और ये मेरा वेक्टर बी हो गया। तो अगर ए और बी को अगर इससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा ए प्लस बी का रिजल्टेंट बनेगा। ये हमको नहीं निकालना है, हमको ए माइनस बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो बी वेक्टर ये हो गया, तो बी वेक्टर को उल्टेंगे, अपोजिट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे, तो इसकी या फिर अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। तो बी को उल्टेंगे तो यही होगा मेरा जिसमें मैग्नीट्यूड सेम ही हो जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ से चले तो ए आराम से चल रहे हैं, बी आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में कोई रुकावट नहीं है, और लेकिन इधर जाओगे तो रुकावट है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू सी। तो वहीं हमने दे दिया कि ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू सी। तो सी भी एक वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो इसको भी सिंपल वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसको भी सिंपल वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये थीटा एंगल है ए और बी के बीच का, ये थीटा और ए और बी के बीच का एंगल है। ए को हमने आगे बढ़ा के बनाया है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा इसमें लगा देंगे, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में लगाया था। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आता है ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा है। तो यहाँ पे थीटा जो है ना, वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एंगल नहीं है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आप बना रहे हो तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा दो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल लोगे ना तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो फॉर्मूला में आ रहा है वो ए और बी के बीच के एंगल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन के लिए बस वैसा ही करना है जैसे कि साइन रूल हमने निकाला था। चलिए डायरेक्शन हम आप पे छोड़ देते हैं, वैसे इसका सॉल्यूशन हमने दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको खुद से समझ लीजिएगा, आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया ट्रायंगल रूल से, और वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी पढ़ लिया ट्रायंगल रूल से। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि मान लो कि a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी है, और बोला है कि a और b के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए। अब ये वेक्टर a प्लस बी है और दो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है ना सेम है। तो सपोज मान लो कि अगर ये वेक्टर a ऐसे हो जाएगा और कोई वेक्टर b ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जो होगा वो c, वो क्या होगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो गया, a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी का वेक्टर ये हो जाएगा माइनस बी। तो ये जो c डैश सपोज मान लो हो गया, तो ये मेरा c डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो e और b के बीच में एंगल निकालना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसी को हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमको पता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा ही लेके चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू, फिर इसमें भी वहीं आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस 2ab कॉस थीटा होगा, अभी हमने समझाया था, स्क्वायर बोथ दिस साइड्स। तो कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब इसको इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, तो जब थीटा 90 डिग्री पे होता है तब होता है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि इस केस में क्या होगा कि ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो मेरा 90 डिग्री होगा। तो आई होप ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट पैरेललोग्राम रूल। ये पैरेललोग्राम रूल क्या होता है, तो इसमें बताता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड
दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा जो उस दोनों एडजेसेंट साइड के कॉमन पॉइंट से होके जाएगा, वहीं डायगोनल उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ पे हमने वहीं लिख रखा है कि व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन द डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखो मान लो कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो गया और इससे बीच में जाने वाला जो इसका डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कर देगा, तो रिजल्टेंट दे देगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है कि इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना, एक पैरेललोग्राम बना देना, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, तो c = a+b हो जाएगा। अब c वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल का यूज़ करके हम लोग काम करेंगे इधर। तो आप देखिए, अब हमको जब ये मेरा b वेक्टर है क्योंकि उसको उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो b को क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बताया था कि ये मेरा पता है, ठीक है, और ये निकालना है हमको, ठीक है। तो हाइपोटेनस पता है, हमको बेस निकालना है इस वाले ट्रायंगल में। तो कितना हो जाएगा, तो cos थीटा का कंपोनेंट हम लोग लगाएंगे। तो cos थीटा = कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस इंटू cos थीटा, यानी ये हो जाएगा b cos थीटा। सिमिलरली ये मेरा जो होगा वो b sin थीटा हो जाएगा। ओके, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो इसमें मैं फिर से इसमें बातचीत करूँगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब तुम देखो कि हमको c का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये एक बड़ा सा एक ऐसा तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये वाला, जहाँ पे O हो गया, ये M हो गया और ये हो गया C। तो OM कितना है, जहाँ पे ये A हो गया, तो OM हो गया दिस प्लस दिस, ये और ये। तो वही हमने, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के केस के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए CMO वेक्टर ट्रायंगल में देखोगे तो जो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। और CM क्या है, CM मतलब परपेंडिकुलर है और OM क्या है, तो बेस है। तो CM परपेंडिकुलर यानी b sin थीटा अभी हमने निकाला हुआ था यहाँ पे, और OM क्या था, तो OM यहाँ पे था OA प्लस AM। अब OA तो A का मैग्नीट्यूड है, तो A का मैग्नीट्यूड हमने डाल दिया, और AM क्या है, तो b cos थीटा, तो उसको डाल दिया। तो A प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा, तो a² प्लस b² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा मेरा a। तो फार्मूला में कोई अंतर नहीं आएगा, ट्रायंगल रूल से भी उतना ही फार्मूला आएगा, इससे भी उतना ही फार्मूला आएगा। तो ये मेरा हो गया उस जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका अगर हम लोग निकालें कि इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो डायरेक्शन हमको पता है कि कोई वेक्टर ए या वेक्टर बी से लेना होता है। तो यहाँ पे वेक्टर ए से हम ले रहे हैं ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा देखो, तो अब फिर से देखो अल्फ़ा कौन से ट्रायंगल में है, तो इस वाले ट्रायंगल में है CMO में। तो tan अल्फ़ा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है दिस, और बेस कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वही हमने यहाँ पे कर रखा है tan अल्फ़ा = CM/MO। CM क्या था, तो b sin थीटा, और MO क्या था, तो MA प्लस क्या लिखा था हमने बीच में, OM प्लस AM। तो OA कितना हो गया, तो OA A का मैग्नीट्यूड हो गया, और जो MA कितना हो गया, और मेरा AM जो हो गया, एक मिनट, ओके, और AM जो हो गया मेरा b cos थीटा हो गया। तो इसको पुट कर दिया। तो यही तो हमने देखा था कि अगर अल्फ़ा यानी वेक्टर A से एंगल लेंगे तो वेक्टर A को साइड कर देंगे और b sin थीटा और b cos थीटा का फॉर्मेट में हम लोग लिख लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। हमने देख लिया है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन देख लिया है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर किसी का मतलब क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर होता है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करना उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, या फिर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए कि XY कोई प्लेन है, या फिर तो ये मेरा ओरिजिन है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमको किसी भी पॉइंट के P का क्या करना है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कराना है। तो P को यहाँ पे लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको हम वेक्टर से मिला देंगे। तो OP मेरा जो वेक्टर बनेगा ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो OP जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये P को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से लेके, अब एक्चुअली अगर आप ये देखोगे ज्योमेट्रिकली, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो इस हाइपोटेनस को हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो P का पॉइंट जो बना वो A बना,
मतलब अगर हम इसको ऐसे देखेंगे कि यहाँ से उठ के गया है, ठीक है, तो हम ये जो P पे पहुँचे, अगर P पे हमको पहुँचना होता है तो कैसे पहुँचते हैं, तो पहले O से A पे जाते हैं और A से P में आते हैं। तो अभी इसको पॉइंट दे के समझाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको इतना ही समझना है कि P जो पॉइंट है वो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में OP है, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में OA है और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर X के रिस्पेक्ट में AP है। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O इज़ OP, विथ रिस्पेक्ट टू X एक्सिस इज़ AP एंड विथ रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस इज़ OA। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये Y एक्सिस हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमने इसलिए बता दिया क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद फिर से हम इसको पॉइंट के फॉर्म में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब बस इतना ही होता है कि ओरिजिन से कनेक्ट कर देना, वो उस पॉइंट का पोजीशन उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दे देगा। ओके, अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट रिप्रेजेंटेड टू वेक्टर्स A एंड B। जैसे मान लो कि ये मेरा O है, ठीक है, ये मेरा O वेक्टर है और यहाँ पे मेरा क्या है, सपोज अगर हम बना देते हैं, ये मेरा XY बना देते हैं। ओके, एक मिनट, ये XY एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। सपोज ये XY एक्सिस है, ठीक है। अब XY एक्सिस पे ही मान लो कि अगर A वेक्टर उस पर पड़ा हुआ है और B वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो ये पॉइंट जो डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो मान लो कि अगर डायगोनल कोई भी एज्यूम कर लें, A और B डायगोनल ही अगर एज्यूम कर लेते हैं, तो A B का मिड पॉइंट क्या होगा, C होगा। तो बताना है कि C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अब C का पोजीशन वेक्टर जाहिर सी बात है A वेक्टर और B वेक्टर दिया हुआ है, तो A और B के रिस्पेक्ट में ही हमको बनाना पड़ेगा। तो C वेक्टर को हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं कि मान लो कि ये मेरा पॉइंट P हो गया, तो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा कि OP जो हो जाएगा मेरा OP वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, OP वेक्टर जो होगा वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट होगा बाय द पैरेललोग्राम रूल से। तो बाय पैरेललोग्राम रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम रूल से लिख सकते हैं कि OP वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। अब हमको पता है कि OA वेक्टर क्या होता है, दिया है OA वेक्टर इज A और OB वेक्टर इज B। अब तुम देखो कि ये जो मिड पॉइंट होता है ना डायगोनल का, वो डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो मतलब ये जितना लेंथ होगा, इसका जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है तुमको मिड पॉइंट का क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी आपको एक्चुअली OC निकालना है। तो OC क्या होगा ये आपको पता करना है, क्योंकि मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला है निकालने के। तो मिड पॉइंट C पे हमने माना है, तो C पे माना है कि तो OC का ही हमको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि OP के लाइन पे ही OC है और OC और CP का लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। तो OC का जो लेंथ है वो क्या है, CP का लेंथ के बराबर है और दोनों का क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है। यानी OC की जगह पे या CP की जगह पे OC हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें तो OP को क्या लिख सकते हैं, OC प्लस CP लिख सकते हैं, OC प्लस CP। और CP को क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं। तो OC प्लस OC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी 2OC इक्वल्स टू कितना हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यानी OC जो हो गया मेरा कितना हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो यही तो हमको फाइंड करना था। तो OC एक्चुअली है क्या, तो वेक्टर पॉइंट C यानी मिड पॉइंट AB या डायगोनल का जो मिड पॉइंट है ना, उसी का पोजीशन वेक्टर है OC। तो OC ही हमको निकालना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूँगा पॉलीगॉन रूल के साथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर के बीच में। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।